एक समय की बात है जब हिमालय की गोद में बसा हुआ विशाल और अत्यंत वैभवशाली स्वर्णपुर नामक एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य के अधिपति महाराज विक्रम सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अगाध प्रेम के कारण पूरे आर्यावर्त में बहुत प्रसिद्ध माने जाते थे। महाराज विक्रम सिंह की रानी का नाम सुलक्षणा था, जो न केवल अद्वितीय रूपवती थीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। स्वर्णपुर की प्रजा अपने राजा और रानी को साक्षात देवी देवता का स्वरूप मानती थी, क्योंकि उनके राज्य में कभी कोई दुखी या भूखा नहीं सोता था। महल के चारों ओर मखमली घास के मैदान, सुगंधित फूलों के बगीचे और कलकल करती हुई शीतल जल की नदियां बहती थीं, जो मन को मोह लेती थीं। रानी सुलक्षणा अक्सर शाम के समय महल की अटारी पर बैठकर डूबते हुए सूरज की लालिमा को निहारती थीं और राज्य की सुख शांति की प्रार्थना करती थीं। महाराज और रानी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था, परंतु उनके मन के किसी कोने में एक संतान की कमी का गहरा दुख हमेशा बना रहता था। एक दिन दरबार में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ, जिन्होंने महाराज की चिंता को भांप लिया और उन्हें एक विशेष यज्ञ अनुष्ठान करने की सलाह दी। ऋषि के कथनानुसार महाराज विक्रम सिंह और रानी सुलक्षणा ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देश भर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रानी को एक दिव्य फल प्रदान करते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ समय बीतने के पश्चात स्वर्णपुर के राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि रानी सुलक्षणा ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को जन्म दिया था। राजकुमार का नाम आदित्य रखा गया और उनके जन्मोत्सव की खुशी में पूरे राज्य को दियों की रोशनी से सजाया गया और गरीबों में दान बांटा गया। आदित्य जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके चेहरे पर महाराज जैसी वीरता और रानी सुलक्षणा जैसी विनम्रता और कोमलता साफ दिखाई देने लगी थी, जो सबको भाती थी। महाराज विक्रम सिंह ने राजकुमार की शिक्षा दीक्षा के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को नियुक्त किया, ताकि वो एक कुशल और न्यायप्रिय शासक बन सके। अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ राजकुमार आदित्य ने वेद, पुराण, राजनीति और अर्थशास्त्र में भी बहुत कम समय में ही असाधारण निपुणता हासिल कर ली थी। एक बार की बात है, जब राजकुमार अपने मित्रों के साथ शिकार पर निकले थे, तब उन्होंने जंगल में एक घायल हिरण के बच्चे की जान बचाई थी। वहीं पास में एक प्राचीन मंदिर था, जहां की राजकुमारी मंदाकिनी अपनी सखियों के साथ पूजा करने आई थी और उन्होंने राजकुमार की दयालुता को देखा। राजकुमारी मंदाकिनी पड़ोसी राज्य कुंदनपुर की महाराज की सुपुत्री थीं और उनकी सुंदरता और विवेक की चर्चा भी दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी मंदाकिनी की पहली मुलाकात उस पवित्र मंदिर के प्रांगण में हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हृदय दे दिया। जब महाराज विक्रम सिंह को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वो कुंदनपुर के राजा के मित्र थे। स्वर्णपुर और कुंदनपुर के बीच इस वैवाहिक गठबंधन से दोनों राज्यों की शक्ति और मित्रता और भी अधिक मजबूत हो गई और चारों ओर उत्सव मनाया गया। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात महाराज विक्रम सिंह ने अपना राजपाट राजकुमार आदित्य को सौंप दिया और स्वयं रानी सुलक्षणा के साथ वानप्रस्थाश्रम की ओर चले गए। महाराज आदित्य ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य का विस्तार किया और प्रजा की भलाई के लिए अनेक पाठशालाएं और चिकित्सालय बनवाए, जिससे वो लोकप्रिय हुए। रानी मंदाकिनी ने भी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया और महिलाओं के उत्थान के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की, जिनसे समाज में बड़ा बदलाव आया। एक बार राज्य पर अकाल का संकट मंडराने लगा, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह सूख चुकी थीं। प्रजा को संकट में देखकर राजा आदित्य ने अपनी शाही भंडार खोल दिए और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक अनाज और पानी की कमी से ना जूझे। उन्होंने जल संरक्षण के लिए नई नहरों का निर्माण करवाया और सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए, जिससे प्रजा में नई उम्मीद जगी।
राजा की कड़ी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से अगले वर्ष इतनी अच्छी वर्षा हुई कि स्वर्णपुर की धरती फिर से हरी भरी और धन धान्य से भरपूर हो गई। राजा आदित्य और रानी मंदाकिनी के शासनकाल को स्वर्णपुर के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां केवल सुख और समृद्धि थी। इस प्रकार एक आदर्श राजा और रानी ने अपनी सूझबूझ और अटूट प्रेम से अपने साम्राज्य को स्वर्ग के समान बना दिया, जिसकी गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और राजा आदित्य तथा रानी मंदाकिनी के आंगन में भी 2 जुड़वां पुत्रों की किलकारियां गूंजने लगी, जिससे राजमहल का कोना कोना चहक उठा। इन दोनों राजकुमारों के नाम प्रताप और उदय रखे गए, जो बचपन से ही एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और अटूट निष्ठा का परिचय देते हुए बड़े होने लगे थे। राजा आदित्य ने अपने पुत्रों को सिखाया कि एक शासक का सिंहासन केवल शक्ति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वो प्रजा की सेवा और न्याय का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जैसे जैसे राजकुमार युवा हुए, उनके शौर्य की गाथाएं पड़ोसी राज्यों तक पहुंचने लगी और स्वर्णपुर की सेना आर्यावर्त की सबसे शक्तिशाली तथा अनुशासित सेनाओं में गिनी जाने लगी। तभी अचानक एक दिन सुदूर पश्चिम के एक क्रूर और लालची सुल्तान ने स्वर्णपुर की अपार धन संपत्ति को लूटने के इरादे से राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया। महाराज आदित्य ने घबराने के बजाय अपनी प्रजा का मनोबल बढ़ाया और दोनों राजकुमारों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने का साहस भरा निर्णय लेकर सबको गौरवान्वित किया। युद्ध के मैदान में राजकुमार प्रताप और उदय ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन की विशाल सेना के हौसले पस्त हो गए और वे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुए। विजय के पश्चात जब राजा और राजकुमार महल वापस लौटे, तो रानी मंदाकिनी ने स्वयं आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरे नगर में विशाल विजयोत्सव का आयोजन हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद राजा आदित्य ने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब राज्य की बागडोर अगली पीढ़ी के सुरक्षित और सक्षम हाथों में सौंप देनी चाहिए। उन्होंने बड़े राजकुमार प्रताप को स्वर्णपुर का उत्तराधिकारी घोषित किया और छोटे राजकुमार उदय को सेनापति का पद देकर राज्य की सुरक्षा का भार पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया। अंततः राजा आदित्य और रानी मंदाकिनी ने अपनी पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए राजसी सुखों का त्याग किया और अपना शेष जीवन जनसेवा और ईश्वर की भक्ति में व्यतीत किया। स्वर्णपुर की धरती पर आज भी उन महान राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिन्होंने प्रेम, त्याग और बलिदान के साथ एक आदर्श साम्राज्य की नींव रखी थी। महाराज प्रताप ने सिंहासन पर बैठते ही ये प्रतिज्ञा ली कि वो अपने पूर्वजों की मान मर्यादा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। सेनापति उदय ने अपनी चतुर युद्ध नीति और आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वर्णपुर की सीमाओं को इतना सुरक्षित बना दिया कि किसी भी शत्रु की हिम्मत आक्रमण करने की नहीं हुई। रानी मंदाकिनी और महाराज आदित्य अब महल के एक शांत हिस्से में रहकर ऋषियों और मुनियों के सानिध्य में आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपना समय बिताते थे। एक दिन राज्य के उत्तरी भाग में भीषण भूकंप आने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और कई सुंदर बस्तियां पूरी तरह से मलबे की ढेर में बदल गईं। सूचना मिलते ही महाराज प्रताप ने बिना विलंब किए स्वयं राहत सामग्री लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्र की ओर कूच किया और वहां रात दिन एक करके राहत कार्य का संचालन किया। उन्होंने अपने निजी कोष से धन निकालकर पीड़ितों के लिए नए और पक्के मकान बनवाए तथा खेती के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों का सारा लगान पूरी तरह माफ कर दिया। इस संकट की घड़ी में सेनापति उदय ने अपनी सेना के जवानों के साथ मिलकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और उनके पुनर्वास के लिए अथक परिश्रम और सेवा की। प्रजा ने जब देखा कि उनके राजा स्वयं अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं और घायलों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके प्रति लोगों का सम्मान और अधिक गहरा हो गया। इधर राजमहल में पुरानी रानी सुलक्षणा और मंदाकिनी ने मिलकर अनाथ हुए बच्चों के लिए एक भव्य आश्रम और शिक्षण केंद्र की स्थापना की, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। धीरे धीरे स्वर्णपुर फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौटने लगा और चारों ओर खुशहाली छा गई, क्योंकि वहां का नेतृत्व निस्वार्थ सेवा और अपार करुणा की भावना से ओतप्रोत था।
पड़ोसी देशों के राजाओं ने भी स्वर्णपुर की इस प्रबंधन समय के निरंतर प्रवाह के साथ स्वर्णपुर की कीर्ति अब 7 समुद्र पार के सुदूर देशों तक फैल चुकी थी और वहां के व्यापारी बड़े जहाजों में भरकर बहुमूल्य रत्न लाते थे। महाराज प्रताप ने अपने शासन के 10वें वर्ष में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की स्थापना की, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कई गुना अधिक सुदृढ़ हो गई। सेनापति उदय ने जल सेना का गठन किया ताकि समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार को समुद्री लुटेरों के आतंक से बचाया जा सके और स्वर्णपुर की नौसेना को अजेय बनाया जा सके। इसी बीच स्वर्णपुर की राजकुमारी चित्रलेखा, जो महाराज प्रताप की सुपुत्री थीं, उन्होंने अपनी अद्भुत चित्रकारी और संगीत कला से पूरे आर्यावर्त के विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजकुमारी चित्रलेखा ने राजमहल में एक कला दीर्घा का निर्माण करवाया, जहां देश भर के गरीब परंतु प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का समान अवसर प्रदान किया गया। स्वर्णपुर में अब केवल वीरता और न्याय की ही चर्चा नहीं होती थी, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी ये राज्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने लगा था। बुजुर्ग राजा आदित्य और रानी मंदाकिनी अब अपने पौत्र पौत्रियों को प्राचीन वीरों की गाथाएं सुनाते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कारों से जुड़ी रह सके। एक बार स्वर्णपुर में एक बहुत बड़े दार्शनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मतों और धर्मों के आचार्यों ने शिरकत की और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर विचार साझा किए। महाराज प्रताप ने घोषणा की कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, बशर्ते वो मानवता और राज्य के कानूनों का सम्मान करता रहे। राजकुमारी चित्रलेखा के विवाह का समय निकट आया तो महाराज ने किसी राजकुमार के बजाय एक ऐसे योग्य व्यक्ति को चुना जो कला और प्रजा की सेवा में समर्पित था। पूरा स्वर्णपुर साम्राज्य एक बार फिर खुशियों और उत्सव के रंगों में सराबोर हो गया, क्योंकि उनके प्रिय शासक के परिवार में एक नई और मांगलिक शुरुआत होने जा रही थी। स्वर्णपुर की ये अटूट परंपरा और वहां के शासकों का दिव्य चरित्र आज भी लोकगीतों के माध्यम से जीवित है, जो हमें प्रेम, शांति और अखंडता का शाश्वत संदेश देती हैं। राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह अत्यंत सादगी और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें स्वर्णपुर के हर नागरिक को एक सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। विवाह के उपरांत महाराज प्रताप ने अपने शासन के 15वें वर्ष में एक नई कृषि नीति लागू की, जिससे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर अनाज उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की गई। सेनापति उदय अब वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनकी रणनीतिक सूझबूझ आज भी इतनी सटीक थी कि बड़े बड़े योद्धा उनसे युद्ध कला की बारीकियां सीखने के लिए स्वर्णपुर आते थे। महाराज प्रताप ने राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पक्की सड़कों और विश्राम गृहों का जाल बिछा दिया, ताकि तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी दौरान स्वर्णपुर के जंगलों में एक दुर्लभ औषधीय पौधे की खोज हुई, जिसका उपयोग असाध्य रोगों के उपचार में किया जा सकता था, और इससे राज्य की चिकित्सा पद्धति प्रसिद्ध हुई। रानी मंदाकिनी और राजा आदित्य ने अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव में एक भव्य शांति स्तूप का निर्माण करवाया, जो अहिंसा और विश्व बंधुत्व के प्रतीक के रूप में आज भी खड़ा है। एक दिन महाराज प्रताप ने अनुभव किया कि भौतिक उन्नति के साथ साथ प्रजा का आध्यात्मिक उत्थान भी अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने ग्राम ग्राम में पुस्तकालयों की स्थापना करवाई। इन पुस्तकालयों में केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि विज्ञान, भूगोल और खगोल शास्त्र की प्राचीन पांडुलिपियां भी रखी गई थीं, ताकि युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण व्यापक और आधुनिक बन सके। राजकुमारी चित्रलेखा और उनके पति ने मिलकर स्वर्णपुर में एक विशाल विश्वविद्यालय की नींव रखी, जहां संपूर्ण आर्यावर्त के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने लगे थे। स्वर्णपुर की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले पड़ोसी राज्यों ने भी अंततः अपनी शत्रुता त्याग दी और महाराज प्रताप की न्यायप्रियता के सामने नतमस्तक होकर संधि कर ली। बुजुर्ग राजा आदित्य ने एक शांत पूर्णिमा की रात्रि को अपनी आंखें मूंद ली और उनके पीछे रानी मंदाकिनी ने भी अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पूरे राज्य में शोक छा गया। महाराज प्रताप ने अपने माता पिता की स्मृति में एक ऐसा उद्यान बनवाया जहां केवल सुगंधित फूल और औषधियां थीं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके महान त्याग की याद दिलाती थीं। माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात
महाराज प्रताप ने उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और परोपकार के मार्ग पर और भी अधिक दृढ़ता के साथ चलने का पवित्र संकल्प लिया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांवों में एक न्याय चौपाल की शुरुआत की, ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी बिना किसी विलंब के और निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। सेनापति उदय ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को इतना आधुनिक बना दिया था कि सीमाओं पर तैनात प्रहरी अब पक्षियों की हरकत पर भी नजर रखते थे। स्वर्णपुर की राजधानी में एक विशाल जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया, जिससे वर्षा के जल को संरक्षित करके सूखे के समय उपयोग में लाना अत्यंत सरल और सुलभ हो गया। महाराज प्रताप की न्यायप्रियता का आलम यह था कि यदि उनके अपने सगे संबंधी भी कोई अपराध करते तो उन्हें भी साधारण नागरिक की भांति ही कठोर दंड दिया जाता था। रानी चंद्रमुखी, जो महाराज प्रताप की धर्मपत्नी थीं, उन्होंने राज्य की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता केंद्र खोले, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की कौशल सिखाए गए। समय की निरंतर बहती हुई धारा के साथ महाराज प्रताप अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने अपने योग्य पुत्र राजकुमार वीर विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। राजकुमार वीर विक्रम का राज्याभिषेक एक बहुत ही भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के अनेक राजाओं और महान ऋषियों ने उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अपने पिता और दादा की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वीर विक्रम ने सत्ता संभालते ही स्वर्णपुर की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा शोध आधारित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के दूर दराज के इलाकों में उन्नत वेधशालाएं बनवाईं, ताकि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में स्वर्णपुर की विद्वान नई ऊंचाइयों को छू सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। महाराज प्रताप ने राजपाट त्यागने के बाद अपना सारा समय अध्यात्म और दर्शन के गूढ़ विषयों के लेखन में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हों। स्वर्णपुर की सेना ने अब केवल सीमाओं की रक्षा तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि शांति काल में वे सार्वजनिक निर्माण कार्यों और आपदा प्रबंधन में भी सहयोग देने लगी थी। इन केंद्रों में तैयार किए गए वस्त्र और हस्तशिल्प की वस्तुएं अब विदेशों में भी बेची जाने लगी थीं, जिससे राज्य की साधारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ। राजकुमारी चित्रलेखा के पुत्र वीर विक्रम ने अपनी किशोरावस्था में ही अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में वैसी ही निपुणता प्राप्त कर ली थी जैसी कभी उनके नाना महाराज आदित्य में थी। एक बार राज्य की उत्तरी सीमा पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था, परंतु महाराज ने स्वयं वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला। उन्होंने अग्निशमन के लिए नई तकनीक और प्रशिक्षित सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी का गठन किया, जो भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सदैव तैयार रहती थी। स्वर्णपुर की जनता अब केवल कर देने वाली प्रजा नहीं रह गई थी, बल्कि वो राज्य के विकास और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगी थी। महाराज प्रताप ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया था कि महल के द्वार 24 घंटे प्रजा के लिए खुले रहने चाहिए, ताकि कोई भी दुखी व्यक्ति खाली हाथ वापस न लौट सके। रानी चंद्रमुखी ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए राज्य के प्रत्येक कोने में जच्चा बच्चा केंद्रों की स्थापना करवाई, जिससे मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट दर्ज की गई और समाज समृद्ध हुआ। स्वर्णपुर की कला और संस्कृति अब इतनी परिपक्व हो चुकी थी कि वहां के संगीत और नृत्य को सीखने के लिए दूर दराज के महाद्वीपों से भी जिज्ञासु छात्र आने लगे थे। एक बार फिर स्वर्णपुर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि राजा और प्रजा के बीच विश्वास और प्रेम का अटूट संबंध हो तो कोई भी बाहरी शक्ति उस राज्य को पराजित नहीं कर सकती। महाराज वीर विक्रम ने अपने शासनकाल में समुद्री व्यापार की नई मार्ग खोजे, जिससे स्वर्णपुर का व्यापारिक प्रभाव अब विश्व के कोने कोने तक अपनी पहचान बना चुका था और धन की वर्षा हुई। प्रताप और उदय जैसी महान योद्धाओं और प्रशासकों की कहानियां अब स्वर्णपुर की हवाओं में रची बसी थीं, जो हर बालक को राष्ट्र सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थीं। अंततः स्वर्णपुर का वह प्राचीन और वैभवशाली साम्राज्य इतिहास के पन्नों में एक ऐसी आदर्श के रूप में दर्ज हुआ, जिसका उदाहरण आज भी मानवता के कल्याण के लिए दिया जाता है। यदि आपको स्वर्णपुर के राजा और रानी की ये महान एवं प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो, तो आप अपने विचार और अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें।
इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी प्राचीन आर्यावर्त के इन महान आदर्शों और गौरवशाली मूल्यों से भली भांति परिचित हो सकें। हमारा उद्देश्य आपके समक्ष ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां निरंतर प्रस्तुत करना है। इसलिए भविष्य में ऐसी और भी कथाओं को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे अपने चैनल YouTube कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप इस कहानी के किसी विशेष पात्र या घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस कहानी से आपको जो सबसे बड़ी सीख मिली है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अपना छोटा सा योगदान दें। अगली बार हम एक नई रोमांचक और अद्भुत ऐतिहासिक गाथा के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का विशेष ध्यान रखें।